Honorable Head of Division, Plant Pathology, Professor Ali Anwar Sir, worthy coordinator of the training program, Dr. Tanveer Ahmedwani, respected professors, students and trainees, Assalamu alaikum and good morning to all of you. I, Rutba Feroz, PG student from the Division of Plant Pathology, welcome you all on the third day program of the training. Today we are joined by two of our guests, Dr. Sachin Gupta, Professor, Division of Plant Pathology, SCOS Jammu, and Dr. Baby Samuna, Assistant Professor, Plant Pathology, Directorate of Research, SCOS Kashmir. We are honored by your presence, sir. I again wholeheartedly welcome you all. Thank you for being here and giving us your gracious time. Today's first lecture is on management of cropping conditions for the cultivation of mushroom. That will be delivered by Dr. Sachin Gupta, Professor, Division of Plant Pathology, SCOS Jammu. His major area of research include mushroom biology. Sir owns 76 number of publications that are recognized nationally and internationally. He has more than 17 years of experience in both teaching and research. He is also guiding most of the PhD and MSc students. Sir is also the in charge of mushroom unit at SCOS Jammu since 2007. So please give a huge round of applause to Dr. Sachin Gupta. Over to you, sir. Thank you, dear. Respected Head of Department, Dr. Ali Anwar sir, Dr. Tanveer Alam, who is busy with arranging the practical for you, Dr. Vikas, who happens to be my student, Dr. Baby Samuna, who is coming. She was also one of my students. She has done MSc with me. And dear participants, मेरे से वैसे उसमें उर्दू में बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, ठीक है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तनवीर साहब का और डॉक्टर अली अनवर का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। जिससे कहा कि पहले मैं 2 प्रेजेंटेशंस दूँगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मैं आपको ज़्यादा बोर करूँगा। कोशिश करूँगा कि आप बोर ना हो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। माइक चल रहा है? ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम इंटरेक्शन करें, ऐसे क्लासरूम लेक्चर की जगह। जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता है तो वो आपके साथ में शेयर करूं आपको, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन से आप मशरूम यही सुनते जा रहे होंगे। अच्छी तरह से पक गए होंगे आप, है ना? तो जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, आप हमारी एक इंटरेक्शन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पर कि मैं बोलते जाऊं और आप सुनो, उससे अच्छा है कि आप मुझसे पूछो और जहां तक हो सकेगा मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है? आज 2 लेक्चर्स मैं दूंगा यहाँ पे। एक क्रॉप मैनेजमेंट, कि अगर हम मशरूम लगाते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या हिदायत होनी चाहिए कि अगर हम मशरूम की अच्छी अगर पैदावार लेना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें खास ख्याल है। और दूसरा है कि मशरूम में कौन सी बीमारियां ऐसी लगती हैं, कौन से कीड़े लगते हैं और उनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उनको रोक कैसे सकते हैं। सबसे ये पहला लेक्चर जो है ये बीमारियां और जो कीड़े और डिसऑर्डर आप में से पैथोलॉजी का शायद कोई है अगर, तो आप जानते होंगे कि एक बीमारी और एक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। बीमारी होती जनरली हम तब एक किसी अलामात को बीमारी तब बोलते हैं जब उसमें किसी जरासीम की मतलब शिरकत होती है। अगर कोई जरासीम उसके साथ इन्वॉल्व होता है तो हम उसको बीमारी बोलते हैं। और डिसऑर्डर होता है जब चीज़ें ऑर्डर में नहीं हो, ठीक से नहीं हो। जब ठीक से नहीं होती हैं तो वो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर कोई जरासीम है उसमें मुलव्वस तो हम उसको बीमारी बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो कीड़े मशरूम में लगते हैं। इससे पहले कि मैं बात करूं इसके बारे में, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मशरूम में कोई बाहरी कोई इसमें कवर नहीं है ना। मशरूम की आप रूट बॉडी देखेंगे, जैसे हम अगर सेब खाते हैं उसके ऊपर एक छिलका है, केला खाते हैं उसके ऊपर एक छिलका है। ज़्यादातर सब्जियां
जो हम खाते हैं उस पे छिलका है, और ये हमें सलाह दी जाती है कि इनको खाने से पहले अगर हम उसको छील लें तो ऊपर से अगर किसी का स्प्रे हुआ है ना, कोई, अब जैसे आपको पता है कि सेब में तो कितना ज़्यादा स्प्रे होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर सेब को आपको खाना है तो छिलका अगर उसका उतार लें, तो क्योंकि जो जो भी उसमें अगर कोई केमिकल स्प्रे किया गया है तो वो अंदर ज़्यादा नहीं गया होगा, वो छिलके तक ही महफूज रहा होगा, जो अगर हम उसको छीलेंगे तो उतर जाएगा वो। और दूसरी बात ये है कि उसका जो क्रॉपिंग पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है ना। ये जितनी भी आपकी, जैसे अगर गंदम की बात करें, इसकी पैडी की बात करें, तो इनका 5-6 महीने का क्रॉपिंग पीरियड है। उतने टाइम में अगर कोई केमिकल वगैरह स्प्रे होता भी है तो उसका रेजिडुअल पीरियड जो है उसका, जितनी देर वो रहता है उस क्रॉप में, वो कम होता है, 10-15 दिन का होता है, तो इसलिए वो निकल गया होता है उसमें से, तो इतना वो खतरनाक नहीं है। और क्योंकि जो भी हम ज़्यादातर जो सिस्टमिक फंजीसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फंजीसाइड, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इनका 10-15 दिन तक ये उसके अंदर, फ्रूट के अंदर रहते हैं, और इसीलिए ये मना किया जाता है। हम जो फार्मर्स हैं उनको ये हिदायत देते हैं कि जब भी आपने फल की तुड़ाई करनी हो, उससे कम से कम 10-12 दिन पहले आप स्प्रे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जहर है। और अगर ये मतलब मोरली भी ठीक नहीं है, एक इंसानी तौर पे भी, कि अगर फार्मर उसको स्प्रे करेगा तो उसको जब हम खाएंगे तो वो जहर सीधे हमारे अंदर जाएगा। कोई भी अगर जितने भी प्लांट पैथोजेंस हैं वो दे आर नॉट ह्यूमन टॉक्सिन्स टू ह्यूमन, उसको खाने से इतना नुकसान नहीं होगा। अगर कोई किसी फल में, किसी सब्जी में अगर कोई बीमारी लगी है तो उसको खाने से इतना नुकसान नहीं होगा। अगर उस पर जो केमिकल स्प्रे किया गया है उसको अगर आप खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए अगर आप बाज़ार से कोई भी अगर सब्जी वगैरह लाते हैं, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल मतलब जैसे गोभी है, कितना साफ, मतलब शफाक अगर है तो गोभी इतना साफ नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ वो केमिकल ऐसा मिलाते हैं। या बैंगन आप देखिए कितना चमकते हैं वो ग्रीस या कॉपर ऑक्सीक्लेट कुछ ऐसा उस पर मलते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदायक है इसके, कि अगर हम वो वैसी वो फंगस खा लें तो फंगस में कुछ भी ह्यूमन टॉक्सिक नहीं है, वो हमारे लिए उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर वो केमिकल खाएंगे तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप इसको मशरूम को कंपेयर कीजिए जो आपकी बाकी फसलें हैं। देखिए इस पर कोई छिलका नहीं है, छिलका नहीं होने की वजह से अगर इस पर कुछ भी स्प्रे किया जाएगा तो वो सीधा बाहर ही रहेगा, है ना। मशरूम को तो हम छील के नहीं खाते हैं, हम सीधे खाते हैं, तो इस पे कोई भी स्प्रे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक मोरली वो बात ठीक नहीं है। अगर जो भी किसान है कोई भी चीज़ उगा रहा है तो उसको ये ज़रूर अपने मतलब जहन में रखना चाहिए कि इसको खाने वाला वो भी एक इंसान ही है। तो हम ऐसी कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि एक हमारा जो माशरा है उसमें गलत चीज़ हम दें, है ना। तो इसलिए मशरूम पे कोशिश ये करनी चाहिए कोई भी किसी तरह का केमिकल जो है उसके स्प्रे से बचना चाहिए, है ना। दूसरी बात ये, इसका क्रॉपिंग पीरियड आपने देखा होगा, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए, क्रॉपिंग पीरियड मुश्किल से किसी भी मशरूम का 1-1.5 महीने से ज़्यादा का नहीं है ना। 30 दिन के अंदर क्रॉप खत्म हो जाएगी। फ्रूट बॉडी जो आएगी, आप जो स्प्रे करेंगे तो फ्रूट बॉडी पे करेंगे, फ्रूट बॉडी मुश्किल से 7-8 दिन भी नहीं रहती है। पिन हेड से लेके पूरी मैच्योरिटी तक 7-8 दिन का ही वक्फा रहता है जिसमें वो पूरी मतलब मैच्योर हो जाती है। तो अगर आप उस पर स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे तो उसी में रहेगा ना, तो इसलिए वो जब भी कोई खाएगा तो वो स्प्रे मतलब वो जो केमिकल है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये मशरूम क्या है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है ये फंगस है ना। ये तो अभी तक आपने देखा होगा ना, ये फंगस है। तो हम फंजीसाइड ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी को उसको रोकने के लिए, हम फंजीसाइड यूज़ करते हैं। तो जो भी हम फंजीसाइड यूज़ करेंगे ये भी एक फंगस है ना, ये भी एक फंगस है। तो ये वो फंजीसाइड इसके लिए भी उतना ही नुकसानदायक है, वो आपकी मशरूम को भी ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये फंजीसाइड जो हैं वो होते हैं, कुछ फंजीसाइड वो स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन फिर भी
उसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो आपकी मशरूम को भी खत्म करेगा। इसलिए हमारे पास आज की डेट में भी कोई ऐसे सेफ केमिकल्स नहीं है जिसकी रिकमेंडेशन जिसको किया जाए कि हाँ हम मशरूम में ये केमिकल्स यूज करें। ठीक है, फिर हमारे पास क्या एक तरीका रह जाता है, वो जो तरीका खाली हमारे पास एक रहता है वो है प्रिकॉशंस का, है ना। हम पहले से ही अपने मतलब इस तरह की, अब जैसे अगर हम बीमार पड़ेंगे, बीमार से परहेज करना, आपने सुना हो ना, परहेज करना इलाज से बेहतर है। हम पहले ही अगर परहेज करें तो हमें इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह इसमें भी जितनी बीमारियां आएंगी, जितने कीड़े वगैरह आएंगे, तो उसका हम इलाज करें, उससे अच्छा है कि हम परहेज करें ताकि ये कीड़े और ये बीमारियां नहीं आ सकें। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा कि कोई भी इसमें इस प्रेजेंटेशन में कुछ केमिकल्स हैं जो मैंने कहा कि उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि केमिकल्स का आप बहुत जब तक लाजमी ना हो तब तक उसका स्प्रे नहीं करें, और अगर स्प्रे करना भी पड़े तो इतनी कम कंसंट्रेशन में होना चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि ये फंजीसाइड हैं, ये आपकी फंगस को ही खत्म कर देंगे, आपके मशरूम को खत्म कर देंगे। दूसरी बात ये कि इसका क्रॉपिंग पीरियड कम है। क्रॉपिंग पीरियड कम होने की वजह से वो बाद में जो भी उसको खाएगा वो आपकी मशरूम से जितना उसको फायदा होना है उससे ज्यादा नुकसान उसको वो केमिकल खाने की वजह से हो जाएगा। ठीक है, अब मशरूम में जो बीमारियां लगती हैं, सबसे ज्यादा जो बीमारियां लगती हैं वो फंगस की वजह से लगती है ना। तो फंगस की वजह से लगती है, इसलिए इनको रोकने के लिए हम हमेशा फंजीसाइड ही यूज करेंगे। और मैंने आपको बोला कि फंजीसाइड जो है वो आपके मशरूम के लिए भी उतने ही नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ इसमें इसके अलावा कुछ कंपिटिटर वीड्स एंड मोल्ड्स। कंपिटिटर मतलब जो उसके साथ जो सबस्ट्रेट है जिस पे आप मशरूम उगा रहे हैं, उसके लिए खाना जो दूसरी फंगस का खाना है वो भी वही है। अब जैसे अगर हम किसी दावत में जाते हैं तो वहाँ तो ये नहीं होता ना कि ये जो मर्द हैं वो ये खाना खाएंगे, औरत ये खाना खाएगी, अगर कोई हिंदू है वो ये खाना खाएगा, मुसलमान ये खाना खाएगा, ऐसा नहीं है ना। अगर चावल बने हो तो सब खाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जो भी हम सबस्ट्रेट बनाते हैं, सबस्ट्रेट मतलब कि हम जो खाना बना रहे हैं फंगस के लिए, वो फंगस वो खाना जो है वो हर फंगस के लिए वही है। कोई भी फंगस वही खाना खाएगी। हमारी मशरूम वाली फंगस भी वही खाना खाएगी, जो बाकी फंगस आपने पढ़ी होंगी जैसे ट्राइकोडर्मा पड़ा होगा, है ना, वो सब उन सब के लिए भी वही खाना है। अब उसमें क्या हो सकता है कि अगर हम चाहें कि जैसे हम होटल में अगर जाएंगे तो होटल में हर एक को तो अंदर नहीं जाने देंगे ना, वो तो जो पैसा देगा, जो उसका बिल भरने की जिसकी होगी औकात, तो उसी को जाने देंगे, हाँ तुम इसके लिए पैसे दो तो उसके बाद तुम खाओ। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम ये चाहेंगे कि जो हमने ये खाना बनाया है, हमारे खाने को कौन खाए, कौन सी वाली फंगस खाए, मशरूम वाली फंगस खाए। इसलिए हम कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर लगाएंगे कि जो बाकी फंगस हैं, क्योंकि खाना वो एक कॉमन है सबके लिए, लेकिन क्योंकि खाना जो हमने बनाया वो तो कॉमन बनाया है, उसकी कोई खास उसकी जरूरत नहीं थी बाकी की इस ये वाली फंगस सिर्फ यही खा सकती है। अब हम यही कर सकते हैं कि बाकी फंगस को हम रोकें कि आप ये खाना नहीं खाओगे, है ना। वो कैसे हो सकता है, उसकी जो मतलब वो काम वो हमें ही करना है, क्योंकि वो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी चाहेंगे कि हम भी ये खाना खाएं, लेकिन हमें उसको रोकना है कि हमें उनको वो वाला खाना नहीं खाने देना। फिर फंजाई एसोसिएटेड विद कंपोस्टिंग प्रोसेस। आपने बटन मशरूम का जो आपका लेक्चर हुआ होगा उसमें आपने ये देखा होगा कि बटन मशरूम को एक खास तरह की खाद हम बनाते हैं जिस पे हम बटन मशरूम की काश्त करते हैं। वो जो खास तरह की खाद है उसको 1 महीना लगता है ना। ये आपको पता होगा ना, अगर लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग से बनाते हैं तो उसमें 1 महीने का उसमें टाइम चाहिए हमें बनने के लिए, और अगर हम शॉर्ट मेथड से बनाते हैं तो भी 15-16 दिन का टाइम चाहिए होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी थर्मोफिलिक फंजाई होती हैं जो कंपोस्ट को हीट करती हैं, उस हीट से उसकी डिकम्पोजिंग होती है ना, वो सड़ता है, गलता है ना। ज्यादा हम जैसे अगर वीट स्ट्रॉ पे हम बना रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, तो जैसा वीट स्ट्रॉ शुरू में होता है और जब लास्ट में कंपोस्ट बन के आता है ना, तो वो एकदम गल गया होता है, सड़ गया होता है। उसको सड़ाता कौन है, कुछ ऐसे
थर्मोफिलिक फंजाई होते हैं, कुछ फायर एक्टिनोमाइसिड्स होते हैं जो उसको पूरी तरह से गलाते हैं, उसको सड़ाते हैं और फिर वो बाद में कंपोस्ट बन जाता है। जैसे कंपोस्ट, ये मशरूम कंपोस्ट की अगर हम बात नहीं करें, आम कंपोस्ट जो आपको बताया है, ये भी बोला जाता है कि हम कभी भी खेतों में सीधा जो गाय का गोबर है या बाकी है वो सीधा नहीं हमें डालना चाहिए, उसको पहले कंपोस्टिंग करनी चाहिए, है ना। ये आपने सुना होगा ना। कंपोस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि उससे कोई भी जो उसमें बाकी मोल्ड्स वगैरह होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, उसकी जो कंपोजिशन है वो इस तरह की हो जाती है कि वो एक अच्छी बेहतरीन खाद का मतलब खाद बन जाती है अच्छे। और लेकिन ताज़ा जो गोबर होता है उससे टर्माइट्स वगैरह ये जो होता है जिसको हम पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, हम सिंक बोलते हैं उसको ना, छोटे छोटे वो कीड़े जैसे होते हैं, वो आ सकते हैं, वो आपकी उसको नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए हम कंपोस्टिंग करते हैं। उसी तरह जो मशरूम है वो बटन मशरूम है, वो ह्यूमिकोलिक है, उसको भी हम एक तरह की खाद हमें बनानी पड़ती है। तो खाद बनाने के लिए कुछ ऐसी फंगस हैं जो खाद के प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं, उसको जल्दी खाद बनाती हैं। तो वो फंगस भी हैं, लेकिन जब टेम्परेचर कम हो जाता है, वो थर्मोफिलिक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे रहती हैं, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो भी बाद में आपको परेशानी कर सकती हैं। तो इसलिए खाद बनाते टाइम भी हमें कुछ मतलब ऐसी हिदायत हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमें खाद जो है हमारी उस तरह से बने। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि वायरस का आपको पता होगा, कोई भी वायरस जो होता है उसको ट्रांसमिशन कुछ चाहिए होता है ना, वो क्योंकि वो ना तो अपने आप में उतनी उसकी काबिलियत नहीं होती खुद ट्रांसमिट हो सके, इसलिए कोई ना कोई उसको वेक्टर चाहिए होता है। तो क्योंकि मशरूम जो है वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस उसकी काश्त होती है ना, खुले में नहीं होती। तो जब खुले में नहीं होगी तो वेक्टर उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर वेक्टर ट्रांसमिट नहीं कर पाया तो इसलिए आपका जो अगर वायरस मान लिया आ भी गया तो वो इतनी जल्दी वो ट्रांसमिशन नहीं होगा, इसलिए वायरल डिजीज भी इसमें ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं बनते हैं। और बैक्टीरिया है जो वो पोस्ट हार्वेस्ट जब आपने उसकी तुड़ाई कर ली उसके बाद हो सकता है बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं। इसमें जो फंगस हैं वही ज़्यादा इसमें फंगस वाली बीमारियां आती हैं, और इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात कि फंगस इसमें बीमारियां कर रहे हैं तो हम फंजीसाइड इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो फंजीसाइड हमारी मशरूम वाली फंगस के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजी मतलब जैसे हमारे में भी कई बार ऐसे होता है, हमें हो सकता है टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, वो दर्द किसी जरासीम की वजह से नहीं हुई है, वो इसलिए हुआ कि हमने ज़्यादा खेला, हमने किसी दिन ज़्यादा मशक्क़त की तो अगले दिन हमें दर्दें हो रही हैं, है ना, तो वो डिसऑर्डर है। उसी तरह से कुछ अगर अब जैसे मैं कल यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ ठंड लगी, अब मैंने अच्छे से कंफर्टेबल नहीं फील किया, उसके लिए कोई जरासीम उसकी शिरकत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, तो वो डिसऑर्डर है। उसी तरह मशरूम में भी मशरूम को जो भी जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, अगर वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो मशरूम भी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, है ना। तो वो बीमारी नहीं है, लेकिन वो डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर जब भी हम उसको ठीक करेंगे, अब जैसे शाम को मैं आया तो मुझे ठंड लग रही थी, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब बुखारी जलाई तो फिर वो ठीक हो गया, तो है ना। तो उसी तरह से कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से मशरूम को ठीक से नहीं उगने देते, लेकिन अगर जैसे ही आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक करोगे तो वो ठीक हो जाएंगी और आपकी मशरूम अच्छी उसकी पैदावार हो। ठीक, सबसे ज्यादा जो जरूरी है जो कंपोस्ट आपका बनता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर हम यहाँ कश्मीर खिते की बात करें तो यहाँ तो ज़्यादा बटन मशरूम की ही काश्त होती है, क्योंकि आबो हवा इस तरह की है कि यहाँ तो ऑलमोस्ट 2-3 महीनों को छोड़ के कभी भी बटन मशरूम की काश्त हो सकती है। तो बटन मशरूम पे ही मैं ज़्यादा बात करूँगा, है ना। तो जो मशरूम का कंपोस्ट बनाना है ना, मशरूम के जो अगर हम उसके लाइफ साइकिल में देखेंगे तो एक जो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमें कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम स्पॉन रन के लिए रखेंगे, उसके बाद हम उस पर केसिंग करेंगे, केसिंग के बाद उसमें
फ्रूटिंग होगी, है ना। ये चार चार हैं स्टेजेस उसकी। तो कंपोस्ट अगर आपका अच्छा बनेगा, अगर आपका खाना अच्छा बनेगा, तो जिसको आपने दावत के लिए बुलाया है तो वो खुश होके जाएगा, और खुश होके जाएगा तो हो सकता है अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो आपको कुछ पैसे भी दे दे, है ना, ज्यादा टाइम। तो अगर आप उसको मतलब वो अगर वहीं से उसको ये क्या खाना बनाया है, तो वो गुस्सा हो जाएगा, तो वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं देगा, है ना। तो उसी तरह से ये जो फंगस है ये हमारी मेहमान है ना। आपने इसको बाहर से लाया कि हमने आपके लिए खाना बनाया, आप ये खाओ और अच्छे से हमें इसकी पैदावार दो, है ना। जैसा आप बाकी जो क्रॉप्स लगाते हो उसमें भी यही आपकी कोशिश होती है कि जो सॉइल है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से अच्छे आप दो, ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ सके, है ना। सीड आप बाहर से लाते हो, मेहमान आप बाहर से लाते हो, उसको अच्छे से दावत पे बुलाते हो, और ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। उसी तरह यहाँ पे दावत किस चीज की दे रहे हैं हम उसको, सबस्ट्रेट बना के, हम कंपोस्ट बना के। तो हमने ये कोशिश करनी है कि दावत में जो खाना है वो बेहतरीन बने, अच्छे से अच्छा बने, और उसमें बनाते टाइम में और हम ऐसा ना हो कि बाकी आम आदमी भी आ जाए उसमें, है ना। आम आदमी कौन से हैं, जो कंपटीटर मोल्स हैं, जो बाकी फंगस हैं, जो उनके लिए भी, क्योंकि वही खाना है ना। तो पुअर क्वालिटी ओल्ड एंड एक्सपोज टू रेन, जो हमने अगर हमने चावल बनाने हैं दावत के लिए तो वो खास चावल होने चाहिए, है ना, बासमती होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी चावल जो सड़ा गला कुछ भी आप ले आए, तो क्योंकि मेहमान खास है ना। तो उसी तरह से मशरूम के लिए भी जो आपने खाना बना रहा है उसमें खाने के लिए सबसे मेन क्या है, आपका व्हीट स्ट्रॉ, है ना। व्हीट स्ट्रॉ है आपका, ये पोल्ट्री मेन्यू है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्ट्रॉ जो किसी काम में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि हाँ हमारे पास 1-2 साल पुराना स्ट्रॉ पड़ा हुआ है बाहर, वो हमने रखा था, गीला होता रहा, तो अब तो हमारा जो ये है कैटल है, मतलब भैंसे हैं या गाय है, वो भी उसको नहीं खा रही, तो उसको हम इसके लिए इस्तेमाल कर लें, वो कैसा बनेगा, वो नहीं ना अच्छा बनेगा। जिसको अगर गाय भैंस नहीं खा रही तो उसको हम मशरूम जैसी डेलिकेट चीज पे, है ना, वो जो खास मेहमान है, वो बड़ा नाजुक है, उसके लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि व्हीट और पैडी स्ट्रॉ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी का मतलब कि बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, उसी साल का होना चाहिए। अगर पुराना लेंगे तो वो कंपोस्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे वाले जो पुराने वाले होंगे उस पर बड़े सारे माइक्रोब्स होंगे, वो पहले से ही उस पर पैदा हुए होंगे, तो ये माइक्रोब्स आगे जाके आपको परेशानी का सबब बन सकते हैं। जब हम स्पॉन रन कर रहे हैं ना कंपोस्ट में, जब आपने स्पॉन डाल दिया, स्पॉन मशरूम, बटन का हो गया ना आपका लेक्चर, बटन आपने पढ़ लिया ना, बटन कैसे ग्रो करते हैं ना। तो स्पॉनिंग के बाद हम उन लिफाफों को रूम में रखते हैं। रूम में रखने के बाद 15-20 दिन उसको स्पॉन रन के लिए लगते हैं ना। 2 फेजेस होती हैं किसी भी फंगस के, मशरूम फंगस के उसके लाइफ साइकिल में, एक वेजिटेटिव है, एक रिप्रोडक्टिव है। वेजिटेटिव जब उसका स्पॉन रन होता है, और रिप्रोडक्टिव जब वो फ्रूट उसका बन जाता है ना। तो वेजिटेटिव फेज में अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए है ना। अगर उसकी आबो हवा उसके मुताबिक नहीं होगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, और फिर बाकी भी उसमें दूसरी वाली जो फंगस है वो आ जाएंगी। इम्प्रॉपर हाइजीन, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड ऑन कच्चा फ्लोर, है ना। अगर बर्तन साफ नहीं अच्छे से होंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, है ना। तो बर्तन साफ, यहाँ बर्तन क्या है, जहाँ पे आप खाना बना रहे हो, जो आपका फ्लोर है जहाँ पे आप कंपोस्ट बना रहे हो, अगर कच्चे फ्लोर पे बनाओगे, मिट्टी होगी तो उसके अंदर मिट्टी चली जाएगी। चावल आपने अच्छे से साफ नहीं किए होंगे तो खाते टाइम अगर उसको, जो मेहमान है उसको अगर पत्थर आएंगे तो उसको गुस्सा लगेगा, है ना, उसको ये क्या है, ये अच्छा ही नहीं बनाया है, तो वो गुस्सा हो सकता है। तो इसीलिए जो आपने ये जो कंपोस्ट बनाना है, आप कोशिश करो कि वो पक्के फ्लोर पे हो, किसी तरह से उसमें मिट्टी या और दूसरा कचरा उसके अंदर नहीं मिल पाए। इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नमक, हल्दी, मसाले, वो सब बराबर होने चाहिए ताकि स्वाद लास्ट में अच्छा बने, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपको
कंपोस्ट का फार्मूला है ना, आपको डॉक्टर साहब ने बताया होगा कि कंपोस्ट के फार्मूले में ये चीजें डालेंगे। ऐसा ना हो कि आप उस फार्मूले से, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये कोई ऐसे नहीं किसी को सपना आया तो उसने फार्मूला बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। उन्होंने कितने इस पे तजर्बे किए होंगे कि नहीं अगर हम नमक 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालें तो ये ज्यादा स्वाद बनेगा, है ना। ये वाला अगर इसमें मसाला डालें तो ये ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये तजुर्बे से हुआ है ना। कुछ उन्होंने साइंटिफिक कुछ इंटरवेंशंस की, कुछ उन्होंने बार बार उस साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस है जिसने वो कंपोस्ट का फार्मूला बनाया, है ना। उसमें एक नाइट्रोजन कंटेंट होता है 1.5 to 1.75% आपके जो रेडी कंपोस्ट होता है उसका नाइट्रोजन कंटेंट आना चाहिए। वो सबसे मतलब हम रखते हैं जहन में कि इसका जो कंपोस्ट आपका बन गया है फॉर्मूला उस हिसाब से बनना चाहिए कि उसमें 1.5 to 1.75% उसमें नाइट्रोजन कंटेंट आना चाहिए। तो आपने ये देखना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें बराबर हों। आप नहीं वो बता सकते कि न्यूट्रिएंट क्या हम डालें तो कितना न्यूट्रिएंट। आपने ये रखना है कि जो फॉर्मूला आपको दिया गया है आप उस फॉर्मूले के हिसाब से कंपोस्ट बनाएं, ठीक है। कंटेमिनेटेड ट्रे आर एंड एयर हार्बरिंग स्पॉन लोड। गंदी जगह पे आपने वो नहीं बनाना है ना, साफ जगह पे बनाना है। और जो ट्रे जहाँ पे आपका आपने रखा है, खाने वाली जो प्लेट है, खाने वाली प्लेट कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। तो आपने खाना जिसमें सर्व करना है वो किस में, कंपोस्ट तो आपने बाहर खाना बना लिया, उसके बाद देना किस में है खाना। अगर आपने पतीले में खाना चावल बनाया तो दोगे किस में, पतीला थोड़ी दे दोगे उनको खाने के लिए, कैसे दोगे, प्लेट में दोगे ना। तो प्लेट साफ रखनी है। यहाँ पे प्लेट कौन सी है, या तो लिफाफा है या फिर ट्रे है जिसमें आप कंपोस्ट डाल के दोगे, वो साफ होनी चाहिए, ठीक है। अंडर और ओवर कंपोस्टिंग, चावल ज्यादा पके भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा पक जाएंगे तो गल जाएंगे, फिर वो स्वाद नहीं अच्छा लगेगा। और कच्चे रहेंगे तो पेट में क्या हो जाएगा, क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगी या गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो फिर मेहमान हमारा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने जो कंपोस्टिंग करनी है, जो कंपोस्ट बनाना है, वो ऐसा भी नहीं कि कच्चा ही निकाल देना है और ज्यादा भी नहीं उसको पकाना है। वो आपको बताया होगा ना, जैसे लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में 7 जाती है, 7 या 8। ये भी जरूरी नहीं होता है अगर आपने, लेकिन बाद में देखना है कि कंपोस्ट ठीक से बन गया है कि नहीं बना। हो सकता है आपके घर में अगर सब खाना बना रहे हैं तो गैस कभी कोई टाइम में कम रखी हो सकता है उसको 5 की जगह 7 मिनट लग जाए बनने में, या गैस ज्यादा रखी है तो थोड़ा जल्दी बन जाए, है ना। तो आपने ये नहीं करना है कि 5 मिनट के बाद बन तो बन, ऐसा नहीं। आपने 7 टर्निंग्स के बाद देखना है कि कंपोस्ट जो उन्होंने बताया होगा डॉक्टर साहब ने, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी कंपोस्ट, कि कंपोस्ट आपका अगर जब तैयार हो जाता है तो कैसा बनना चाहिए। तो अगर वैसा बन गया है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 टर्निंग एक्स्ट्रा भी उसमें दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपोस्ट ज्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद केसिंग भी आपने बताया होगा ना आपको, जब स्पॉन रन पूरा हो जाता है तो स्पॉन रन के बाद हम उस पर एक केसिंग की लेयर लगाते हैं, है ना। केसिंग क्यों लगाते हैं, आपको कुछ आइडिया, किसी को केसिंग क्यों लगाते हैं? अगर केसिंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और है किसी को, हाँ, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव में आने के लिए केसिंग लगाते हैं। अगर केसिंग उसमें क्या रोल करती है, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव, क्या वो बिना केसिंग के नहीं आ सकता? स्ट्रेस मिलता है ना। जैसे हम अगर ऐसे मैं आपको समझाऊं तो घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, है ना, जो दादा दादी, वो क्या बोलते हैं कि अब हमें अल्लाह ले जाए लेकिन बस एक बार मैं पोते का मुंह देख लूं, है ना। वो फीलिंग कब आती है उनको, जब वो, अभी आपको वो फीलिंग आ रही है क्या, आपको वो फीलिंग आ रही है कि हमें बस ले जाए, बस मैं एक बार पोते का मुंह देख लूं। अभी तो अपना ही नहीं, बच्चों का ही नहीं मुंह देखा तो पोतों को कहाँ देखना है। वो कब होती है, वो जब उनको स्ट्रेस आता है, उनको लगता है कि बस अब मेरे दिन पूरे हो रहे हैं, अब मैं मतलब अब मैं सब देख लूं, अच्छे से देख लूं, है ना। तो वो फीलिंग कब आती है, स्ट्रेस के साथ। इसी तरह जितने भी
ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में कब जाते हैं? विद मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि हमारे में भी जब एडोलसेंस होती है उसके बाद ही बच्चे आगे, मतलब आगे रिप्रोडक्शन का एक फेज है लाइफ में जिसके बाद हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं, है ना? ऐसा वो स्ट्रेस के साथ होता है। तो अब स्ट्रेस कैसे देना है? अभी तक हमने क्या बनाया था? खाना बनाया था, है ना? अब खाने के बाद कोई तो ऐसा हमें करना पड़ेगा कि अगर हमारा जो मेहमान आया वो खाता ही रहा तो फिर तो खाता ही रहेगा। फिर हमें तो क्या, हमें उससे कुछ फायदा लेना है, इसीलिए हम उसको खाना खिला रहे हैं ना। हम तो मतलब खुद गर्ज हैं कि हमें ये कुछ देके जाए, तो वो देके क्या जाना है उसने, मशरूम ने किस फॉर्म में देगा वो हमें? फ्रूट की फॉर्म में, है ना? तो अब हमें उसको कुछ स्ट्रेस देना पड़ेगा कि बस अब खाना खत्म है, अब काम की बात हो, है ना? अब खाना खत्म हो गया, अब काम की बात हो, आप हमें जिसके लिए हमने आपको खाना खिलाया वो हमें दो, है ना? तो उसको स्ट्रेस देना पड़ेगा। इसलिए जब भी हमने केसिंग जो सॉइल लगाते हैं, केसिंग स्ट्रेस कैसे आता है? अभी तक जो आपने उसको खिला रहे थे कंपोस्ट था, उसमें न्यूट्रिएंट्स थे। अब केसिंग में किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं देना है। केसिंग should be totally free from any nutrient. That is why we always use casing material of at least 2 to 3 years old FIM. 2-3 साल पुराना FIM होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी उसमें न्यूट्रिएंट हैं तो वो क्या करेगा? वो उसमें से भी न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देगा। मेहमान को जब पता चला अब इन्होंने खाना तो बंद कर दिया, यार मैं तो मर जाऊंगा अब ये तो, लेकिन अगर आपने फिर भी उसको स्ट्रेस पूरी तरह से नहीं दिया तो फिर उसमें से भी वो खाना ढूंढना शुरू कर देगा। इसलिए केसिंग सॉइल शुड बी टोटली फ्री ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जब उसको लगेगा कि अब नहीं, अब तो खत्म है मेरा काम, है ना? जब उसको लगेगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, है ना? वो क्योंकि उसको स्ट्रेस लग गया, अभी तक तो वो आराम से खाना खा के पूरा एकदम मस्त था। जो जब आपने उसको स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेस में उसने क्या, उसको लगा कि नहीं मेरी जो आगे जनरेशन है वो चलनी चाहिए, है ना? यही होता है ना दादाजी को, उनको लगता है कि नहीं जो हमारा खानदान है वो आगे चलता रहे। तो अपना खानदान आगे कैसे उसका चल सकता है? जब उसके फ्रूट्स बनेंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, जैसे उसको स्ट्रेस लगता है उसको लगता है कि अब मेरा खाना खत्म हो गया, अब मुझे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, अब मुझे लेकिन मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो अपने वजूद को बचाने के लिए वो इट शिफ्ट फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाता है, तो तब वो फ्रूट बनाता है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि केसिंग सॉइल में केसिंग मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 साल पुराना आपका FIM है और उसमें न्यूट्रिएंट रहा तो फिर वो आपका अच्छी केसिंग का काम नहीं करेगा। प्लस उसमें इसीलिए हम केसिंग सॉइल जैसे हम वहाँ जो इस्तेमाल करते हैं जम्मू में, हम 2-3 साल पहले पुराना मंगवा के रख लेते हैं, फिर हम उसको धोते रहते हैं ताकि उसमें से सारा न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो जाए, वो बिल्कुल फोक हो, मतलब उसके अंदर किसी तरह का भी कोई न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए, वो ताकि स्ट्रेस अच्छे से दे सके। और अगर ताज़ा होगा, गोबर ताज़ा होगा केसिंग के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें बड़े सारे और जरासीम होंगे और वो जरासीम फिर उसके साथ जो मेहमान है उसके साथ कंपीट करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए केसिंग मटेरियल हमेशा पुराना होना चाहिए। केसिंग विदाउट केमिकल और स्टीम पास्चराइजेशन इनवाइट्स मैक्सिमम डिजीज की ज़्यादा अगर उसमें रहेगा कुछ भी, अगर हमने उसको केमिकल से स्टरलाइज करते हैं कि उसको अगर कोई जरासीम है वो उसमें पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है? अंडर और ओवरवेटिंग, केसिंग थिकनेस एंड डेंसिटी, जो हमने उसमें केसिंग की जो परत लगानी है 1.5 से 2 इंच की, अगर वो छोटी परत रहेगी तो भी उसको स्ट्रेस पूरा नहीं लगेगा, और ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है वो नीचे बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन जो वही मैंने कहा कि ये जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है 1.5 से 2 इंच, ये जो साइंसदान है उन्होंने कितने साल का तजर्बा किया तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं 1.5 से 2 इंच की जो परत है वो सबसे अच्छी रहती है, ठीक है? तो ये केसिंग जो उसकी थिकनेस है दैट शुड बी प्रॉपर। इम्प्रॉपर टेक्सचर ऑफ केसिंग सॉइल, जो टेक्सचर होना चाहिए वो भी, अगर बिल्कुल जो आपने केसिंग सॉइल बनाई है वो बिल्कुल ही पाउडर होगी तो पाउडर होने से क्या होगा, उसकी फ्रूट बॉडी बाहर
प्रॉपर नहीं निकल पाएगी, ठीक है, क्योंकि आप केसिंग के बाद उसको पानी देते हो। जब केसिंग के बाद पानी देते हैं तो पानी देने से अगर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगी तो वो इकट्ठा हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी, उससे फ्रूट आपका बाहर ठीक से नहीं निकल पाएगा। ज़्यादा महीन नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बड़े बड़े ठेले भी नहीं होने चाहिए। अगर बड़े बड़े ठेले होंगे फिर उसको निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक्सपीरियंस की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि केसिंग सॉइल का टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। नाइट्रोजन कंटेंट है ना, इसमें 1.5 to 1.75% तक इसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। ये नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डॉक्टर रूही बैठी है, ये भी मेरी स्टूडेंट थी, इसने इसमें किया हुआ है नाइट्रोजन कंटेंट, कैसे हम कंपोस्ट फॉर्मुलेशन में नाइट्रोजन कंटेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप इससे समझ लेना, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन कंटेंट मैंने जैसे आपको बोला कि ये आपको जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। जितने भी कंपोस्ट के फॉर्मूलाज होते हैं उसमें नाइट्रोजन कंटेंट पहले से उन्होंने कैलकुलेट किया होता है कि इसका नाइट्रोजन कंटेंट कितना आएगा। आपने किस पे स्टिक करना है कि आपका जो कंपोस्ट फॉर्मुलेशन आपको दी गई है, जिसकी जिसने भी सिफारिश की है आपके लिए, अगर कि हाँ यहाँ श्रीनगर में ये कंपोस्ट फार्मूला सबसे अच्छा रहेगा, तो उस कंपोस्ट फार्मूले को ही आपने इस्तेमाल करना है। अपनी ज्यादा साइंस नहीं लगानी है आपने, है ना। लेकिन फिर भी ये देखने के लिए आप एक बार अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, 1.5 to 1.75 के बीच में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप इस तरह की एक साइंटिफिक ट्रेनिंग कर रहे हो तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको आप इससे पूछ लेना। तुम भी पार्टिसिपेंट ही हो ना स्टडी में, हाँ, तो ये आप इससे पूछ लेना कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट अगर आपका 1.5 से कम होगा तो प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं होगी, कंपोस्ट आपका अच्छा नहीं बना हुआ होगा, है ना, खाना आपका अच्छा नहीं बना होगा तो मेहमान को स्वाद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर आपकी जो खुदगर्जी है वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। अगर कंपोस्ट पूरा ठीक से नहीं होगा तो वो स्ट्रॉ का कलर आएगा उसमें, है ना, स्ट्रॉ जो येलो कलर का रहता है वो आपको, इसीलिए मैंने कहा कि 7 टर्निंग्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपोस्ट का कलर क्या है, टेक्सचर क्या है। इट शुड बी ब्राउन इन कलर, तो उससे पता चलता है कि वो ब्राउन कलर में हो गया है कि नहीं। अगर 1.75 से ऊपर होगा तो उसमें जो नाइट्रोजन होगी वो उड़ जाती है, तो फिर आपका उसमें कंपोजिशन वो अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन ये नाइट्रोजन कंपोजिशन आपके एक मतलब साइंटिफिक तौर पे जरूर आपको पता होना चाहिए कि 1.5 to 1.75% है, लेकिन जितने भी हमारे कंपोस्ट फॉर्मुलेशंस बने होते हैं सब में जो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो 1.5 के आसपास ही रहता है, ठीक है। इंकी कैप्स एंड ऑलिव ग्रीन मोल्ड आर इंडिकेटर्स ऑफ हाई नाइट्रोजन। अगर आपका ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो उसमें ये 2 तरह की जो मेन जो आते हैं, सबसे ज्यादा जो आता है कंपोस्ट में वो इंकी कैप्स आते हैं, वो भी एक तरह की फंगस ही है, कोप्राइनस, जो आपके कंपोस्ट को खराब करती है। खराब क्या करती है, वो उसमें से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगी। जब वो न्यूट्रिशन अगर जिस आदमी को आप नहीं बुलाना चाहते थे वो आएगा तो वो मेहमान का भी खाना वो भी खा जाएगा, तो मेहमान के लिए खाना कम हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट 65 से 67% उसमें जो मॉइस्चर है वो होना चाहिए। वो कैसे आपको पता चल सकता है, आपको कोई उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ में उसको पकड़ोगे कंपोस्ट को, तो उसको पकड़ने के बाद अगर आप छोड़ते हो या तो हाथ आपका गीला होना चाहिए, लेकिन कंपोस्ट उसमें रुकना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर वो लड्डू बन जाएगा ऐसा तो इसका मतलब उसमें जो नाइट्रोजन ये मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा है, वो लड्डू भी। फिर आपने अगर ऐसा है तो आप उसको थोड़ा सा बिखेर दो, थोड़ा सा और सूखने दो, है ना। और इतना सूखा भी नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ बिल्कुल गीला ही ना हो। अगर हाथ गीला नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है। ज्यादा अगर पानी होगा तो क्या होगा, एरिएशन नहीं होगी, पानी ही सारा जो उसमें अंदर जितने भी पोर्स हैं वो पानी कवर कर लेंगे, तो आपकी एरिएशन अच्छी नहीं होगी। तो एरिएशन अच्छी नहीं होगी तो एनरोबिक उसमें माइक्रोब्स हैं वो आ जाएंगे। अब ये कुछ बीमारियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये कॉम्पिटिटर मोल्ड्स नहीं, ये बीमारियां हैं जो बीमारियां आती हैं।
ये बीमारियां सब तभी आती हैं अगर आपका कंपोस्ट अच्छा नहीं बना होगा, अगर आपकी केसिंग सॉइल प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं होगी, अगर आपका जो क्रॉपिंग रूम है वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं होगी, है ना, खाना अच्छे से नहीं बना होगा, जो आपने उसके बाद स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस अगर प्रॉपर नहीं होगा, और जहाँ आपने मेहमान को बिठाया है वो कमरा साफ नहीं होगा, तो फिर उसको गुस्सा आ जाएगा, तो फिर आपका काम या तो तमाम ही हो जाएगा। वैसे मशरूम में या तो आदमी होगा हीरो या जीरो, है ना, या तो उसको मेहमान को बोलेगा क्या है ये, क्या खाना बनाया है, चलो मैं नहीं आऊंगा, तो वो घर से चला जाएगा, है ना। तो इसलिए मशरूम में अगर आप ये सारी जितनी भी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो पूरा हीरो बन जाओगे, और अगर नहीं रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। बीज का काम नहीं है, ये नहीं होगा जैसे आप बाकी फसलें लगाते हो, अगर बीज अच्छा नहीं होगा, आपने टाइम से पानी नहीं दिया, आपने न्यूट्रिएंट आपके खाद अगर नहीं दी, तो हो सकता है आपका 20 क्विंटल निकलना था 17 या 18 क्विंटल निकला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे, बहुत डेलिकेट क्रॉप है, नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और अगर इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो अच्छा मुनाफा कमाओगे। पहला ये ड्राई बबल है ना, ड्राई बबल कोशिश यही करनी चाहिए कि ये इनमें से कोई भी बीमारी नहीं आए, है ना। ड्राई बबल, इसमें क्या होता है कि बबल मतलब एक तरह से आप समझ लो कि गुब्बारा जैसा बनता है, लेकिन वो ड्राई होता है। एक ड्राई बबल डिजीज आती है, एक वेट बबल आती है, दोनों में यही फर्क है कि वेट बबल में वो जो उसमें से गिरते हैं छोटे छोटे कतरे गिरते हैं, लेकिन इसमें कतरे जो हैं वो ऐसे कतरे जैसे बनते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं है। आप देखो इसमें फोटो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें जो फ्रूट बॉडी है वो खराब हो जाती है, एक साइड पे हो जाती है, और इसमें छोटे से ऐसे होल टाइप के बन जाते हैं, और छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। आता कहाँ से है, ये केसिंग सॉइल में इसके जो जरासीम है वो हो सकता है वहां से आए। दूसरा सेकेंड, अगर एक बार ये बीमारी आ गई तो ये फैलेगी कैसे, जो अंदर की आबोहवा है उससे, अगर आपके उस कमरे में कीड़े अगर होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जो मशरूम को लगते हैं, उससे भी ये फैलती है। जब आप पानी दे रहे हो, पानी देते टाइम अगर, क्योंकि स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से भी हो सकता है जो केसिंग वाली मिट्टी है उसका थोड़ा सा भी कतरा अगर दूसरे बैग में चला गया, क्योंकि बैग तो साथ साथ में आपने लगाए होंगे, तो उससे भी ये बीमारी जो है ये फैलती है। ज्यादा नमी होगी अगर आपके बैग्स में और कमरे में, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी, मतलब कमरे में अगर हवा जो वेंटिलेशन जो चाहिए वो नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो उससे भी ये बीमारी आ सकती है। ये वेट बबल है, वो ड्राई बबल थी, ये वेट बबल है। वेट बबल में भी इसी तरह के पिन हेड्स बनते हैं, लेकिन इसमें से छोटा छोटा कतरा वो नीचे गिरता है। इसमें वेट बबल में आपको एक बदबूदार, मतलब कमरे में पूरी बदबू हो जाती है, लेकिन ड्राई बबल में बदबू नहीं होती। इन दोनों में यही फर्क होता है। इसका भी जो इन्फेक्शन है वो केसिंग सॉइल से आता है, और जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो इसी तरह से होता है। अब इसमें वैसे तो, क्योंकि मैंने आपको बोला केमिकल्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ 7-8 दिन का ही पीरियड है जिसमें ये सारा काम तमाम हो जाता है। पिन हेड से लेके फ्रूट बॉडी मेच्योरेशन तक सिर्फ 7-8 दिन का ही वक्फा लगता है ना। और अगर हम 3 फ्लश भी लेते हैं, लेकिन क्रॉप तो हमारा क्रॉपिंग पीरियड तो 20-21 दिन का है, क्योंकि 3 फ्लश आते हैं। तो अगर आपने फंजीसाइड यूज किया तो हो सकता है इसमें वो काम कर जाए, लेकिन जो आगे आने वाले फ्लश है उसमें वो परेशानी करेगा, वो फंगस आपकी, वो वाले दूसरा अगली फ्रूट बॉडी आपकी नहीं आने देगा। इसमें हम ये फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप जैसे ही आपको इस तरह की कोई भी अगर फ्रूट बॉडी दिखाई दे, क्योंकि ये जो उसका स्प्रेड है वो एयर से होगा या स्प्रे करते टाइम, तो जैसे ही आपको दिखाई दे आप उसी टाइम जिन कपों में आप जैसे ये चाय पी लो, है ना, ऐसा कप लेके आप इमीडिएटली उसको ढक दो, ढक के उतना पोर्शन उसका बाहर निकाल के कहीं दूर फेंक दो, या जिस भी बैग में आया है उस बैग को इमीडिएटली आप कमरे से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये इतनी जल्दी फैलता है। हो सकता है सुबह मैंने देखा कि
ये 2 या 4 ही इस तरह की फ्रूट बॉडीज थी, और आप शाम को आओ तो 15 बैग में हो गई हो, अगले दिन आओ तो हो सकता है पूरे क्रॉपिंग रूम में ही हो गई हो, क्योंकि उसको अंदर फैलने के लिए तो क्लोज स्ट्रक्चर है ना, बहुत जल्दी फैलेगी। कोई भी बीमारी आएगी, कोई भी कीड़ा आएगा, अगर बाहर फसलों में, बाकी फसलों में अगर आता है कीड़ा बीमारी, उसको फैलने में टाइम लगता है ना। यहाँ पे क्योंकि क्लोज्ड इंडोर कल्टीवेशन है, अंदर बंद है ना, तो बंद होने के कारण बहुत जल्दी फैलता है। तो हम यही उसको बोलते हैं कि आप उसको कप से या कोई लिफाफे के साथ उसको बांध के पूरा नीचे से उसको निकालो और कहीं बाहर फेंक दो, और वो जो लिफाफे हैं जिनमें किसी तरह की भी कोई बीमारी आ रही है उसको आप अलग कर दो। ये वेट बबल का भी आपने देख लिया। उसके बाद कॉबवेब, ये भी एक बड़ी आम बीमारी है। इसमें क्या होता है, व्हाइट माइसीलियम जो आपकी फ्रूट बॉडी है, इसके ऊपर फिर से एक वेजिटेटिव तरह का माइसीलियम बनना शुरू हो जाता है। अदरवाइज ये माइसीलियम स्पॉन रन में बनता था, है ना, स्पॉन रन में बनता था, और जब आपकी फ्रूटिंग आती थी तो खाली फ्रूट्स निकलते थे। अब ये माइसीलियम उसके ऊपर भी बनना शुरू हो जाता है। ये कब होता है, जब आपकी जो केसिंग है, केसिंग पे आप पानी देते हो, उसमें एक लिमिट तक पानी देते हो, है ना। तो अगर आप ज्यादा पानी दोगे, अगर आपकी केस जो सरफेस है केसिंग सॉइल की अगर ज्यादा गीली होगी, तो फिर उस पर इस तरह का एक कॉबवेब आ जाता है ना। और ज्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादातर बीमारियां, क्योंकि जो फ्रूटिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो 14 से 16 डिग्री आपको फ्रूटिंग के लिए चाहिए होता है। अगर 16 से ऊपर जाता है, क्योंकि एक जनरल फंगस को हम ये मान के चलते हैं कि जो आम फंगस हैं उनको 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर, जो पैथोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 21 से 25 डिग्री एक अगर हम थंब रूल की बात करें तो ये टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन मशरूम फंगस को, मशरूम की जो फंगस है स्पेशली बटन मशरूम को, इसको फ्रूटिंग के लिए 14 से 16 डिग्री चाहिए। 16 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये जितने भी कंप्यूटर मोड्स हैं, जितनी भी बीमारी हैं, ये तभी आएंगी अगर 16 से ऊपर जाएगा। अगर टेम्परेचर आप किसी तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हो 14 से 16 डिग्री तक, तो ये कोई भी कीड़े बीमारियां नहीं आती, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे ये सब सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंडरी स्प्रेड कैसे फैलता, कैसे है, वही हवा से, हवा मतलब अंदर की हवा, है ना। उसके बाद पानी से, जब आप स्प्रे देते हो तो स्प्रे से वो जो उसके जो दूसरी केसिंग सॉइल है वो दूसरे में अगर चली जाएगी तो उससे भी ये फैलेगा। इसलिए स्प्रे भी हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी डायरेक्ट स्प्रे नहीं देना चाहिए। मशरूम के जो लिफाफे होते हैं उस पर डायरेक्ट स्प्रे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आपके पिन हेड्स निकलते हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं, है ना। कोई छोटा सा बच्चा होगा, अगर बच्चे को थप्पड़ पड़ेगा, उसको लगेगी कि कोई आपको थप्पड़ पड़ेगा, आपको लगेगी, किसको ज्यादा लगेगी? लगेगी तो लगेगी दोनों को बराबरी, लेकिन सहन कौन कर पाएगा? आप सहन कर पाओगे ना, मतलब हम सहन कर पाएंगे ना। मुझे एक थप्पड़ पड़ भी जाएगा तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन वही अगर 2 साल का बच्चा होगा उसको रोता ही रहेगा 3 दिन तक, है ना। तो इसलिए जब हमारे पिन हेड्स निकल रहे होते हैं, अगर हम स्प्रे करते हैं जब पानी का, अगर वो जेट तेज होगा तो पिन हेड्स हमारे खत्म हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है, जैसे बाकी फ्रूट्स में भी, सिट्रस में भी फ्रूट ड्रॉप होता है ना। मुश्किल से जितने उसके फल बनते हैं या फूल बनते हैं, उसमें से मुश्किल से 5 या 10% ही मेच्योर हो पाते हैं। उसी तरह जितने पिन हेड्स आपके बनते हैं उसका 5 या 10% ही पूरा फ्रूट बॉडी में बनता है। ज्यादा पिन हेड्स मेच्योर नहीं हो पाते। और अगर हम डायरेक्ट उसको स्प्रे देंगे, मतलब तेज उसको स्प्रे मारेंगे, तो पिन हेड्स, मतलब वो तो उसके थप्पड़ की तरह ही पड़ रहा है ना, तो ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि उसके मुंह पे भी निशान पड़ जाएगा। इसीलिए पिन हेड्स में जो पिन हेड्स डिस्टॉर्शन होती है, पिन हेड्स में जो उसका कलर चेंज होता है, वो तभी होता है जब हम तेज स्प्रे देते हैं। तो स्प्रे देते टाइम भी कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका नोजल है वो ऊपर की तरफ अगर रखा जाए, और पानी मिस्ट की तरह, बच्चे को ऐसे छोटा छोटा पुचकार रहा है ना, जोर से थप्पड़ नहीं मारना। तो कई लोग होते हैं ना ऐसे, हो सकता है अपने से पुचकार ही रहे हो जोर से तो वो रोता ही रहेगा, वैसा नहीं करना है। आपने ऊपर की साइड करके उसको अगर स्प्रे रखोगे तो पानी मिस्ट की तरह आना चाहिए, बिल्कुल हल्का उस पर आना चाहिए। अगर तेज आएगा तो उसका एक तो नुकसान ही है कि तेज पानी आएगा, वो बाकी भी जगह फैलेगा, कोई भी बीमारी के जो जरासीम होंगे वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे, और पिन हेड भी आपके खत्म होंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है। जितनी भी फंगल डिजीज है, प्रॉपर डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ केसिंग सॉइल। केसिंग
क्योंकि कंपोस्ट तो फिर भी आपने 1 महीना उसकी मतलब देखभाल की, आपने पूरे उसको मशक्कत से बनाया, तो इसलिए उसमें तो आने का कम चांस होता है। लेकिन केसिंग सॉइल आपने बाहर से पुराना वाला गोबर लाया, उसमें ज़्यादा चांस है कि दूसरे जरासीम होंगे, बीमारी के जरासीम होंगे, इसलिए उसको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइज करते टाइम आप चाहे केमिकल स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, स्टीम, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्टीम नहीं होता है, हम केमिकल से ही करते हैं, है ना, फॉर्मलिन से करते हैं या बायोस्टीन से करते हैं, तो ये प्रॉपर होना चाहिए कि इसमें किसी तरह के जो जरासीम हैं वो उसमें से खत्म हो गए हों। एनुअल डिसइंफेक्शन ऑफ हाउसेज विद फॉर्मलिन सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने दस्तरखान लगाया है वो जगह साफ हो, अच्छे से कमरा अच्छे से साफ किया हो, ताकि मेहमान अच्छे से बैठे हमारा, है ना, कुर्सी वगैरह अगर लगाई है तो वो पूरी साफ होनी चाहिए। तो इसलिए हमने जब भी वहाँ पे बैग्स रखते हैं उससे पहले कमरे को अच्छे से साफ कर लेना है पूरा, प्रॉपर हाइजीन। कमरे में कोई भी बाहर से अगर जाएगा शूज लेके, उसके साथ हो सकता है शूज की मिट्टी के साथ जरासीम अंदर चले जाएं, है ना, वो पूरा हमारे इख्तियार में है। जो हम फसलें बाहर लगाते हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। बारिश हम नहीं रोक सकते, अगर गर्मी हो गई हम नहीं रोक सकते, लेकिन मशरूम में फायदा ये है क्योंकि इंडोर है, गर्मी ज्यादा हो गई हम एसी लगा सकते हैं, अगर टेम्परेचर मतलब कम हो गया तो हम कुछ ब्लोअर वगैरह लगा के तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। एक और बात, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, क्योंकि मशरूम में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये 2 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं सबसे ज्यादा। टेम्परेचर तो ठीक है, टेम्परेचर उतना ज्यादा उसमें नहीं रहता क्रिटिकल जितना कि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्रिटिकल होती है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फंगस के लिए ज्यादा उसके लिए उसको नुकसान कर सकती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम होगी तो फंगस ग्रो नहीं करेगी, है ना। तो अगर आपने ब्लोअर लगाया तो सूखी गर्मी उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगा शायद आप बोल रहे हैं कि जल्दी करवाइए, जल्दी वाली बात नहीं है ना, ठीक है, बस 5-10 मिनट ज्यादा है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो आपने कभी भी जब हीटर आपने लगाना है तो हीटर लगाओगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन ह्यूमिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी, है ना, सूखी ठंड हो जाएगी। अब जैसे कमरों में हम बोलते हैं कि हीटर नहीं लगाना चाहिए, उससे क्या होता है, खुश्की हो जाती है ना, स्किन पे देखा ना आपने, खुश्क हो जाती है स्किन। तो खुश्क होने के जैसे लद्दाख में वहाँ क्या होता है ना, जब टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन खुश्की हो जाती है स्किन, फिर वो क्रीम वगैरह लगानी पड़ती है ताकि थोड़ा सा वेट वो हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर हम ड्राई हीटर लगाएंगे, हीटर टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप हाँ मैं तो ये वैसे ही मैंने लगाया हुआ, तो हमने अगर हीटर लगाया है, हीटर पे आप किसी तरह का कोई पतीला रख लो पानी का, उससे क्या होगा, टेम्परेचर तो आपका जो बढ़ना है वो तो बढ़ेगा ही, तो जब वो भाप उसकी बनेगी तो भाप से क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो दोनों चीजें आपको दोनों चीजें हो जाएगी, आपकी ह्यूमिडिटी भी हो जाएगी कंट्रोल और टेम्परेचर भी हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सूखा हीटर नहीं चलाना है, उसमें जहाँ पे भी क्रॉपिंग रूम में आपने खाली हीटर नहीं चलाना है। हीटर अगर चलाओगे तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो आपकी फ्रूट बॉडीज जो है वो सूखना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जहाँ पे भी आपने जो हीटर लगाया है, हीटर के ऊपर गर्म पानी का एक बड़ा सा कोई पतीला रख लो, या कोई बॉयलर जो होते हैं ना, बॉयलर पतीले में डाल दो ताकि टेम्परेचर भी आपका बढ़े और ह्यूमिडिटी भी आपकी कंट्रोल में रहे। ह्यूमिडिटी ज्यादा क्रिटिकल है टेम्परेचर से भी। अल्टरनेट स्प्रेज ऑफ क्लोरोथैलोनिल एंड कार्बेंडाजिम, वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि नहीं हो, फिर भी एक केमिकल जो सबसे सेफ है मशरूम कल्टीवेशन में, दैट इज क्लोरोथैलोनिल। ये कवच के नाम से आता है। अगर आपको बहुत बहुत जरूरत पड़ती है तो आप क्लोरोथैलोनिल का 0.1, क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ केमिकल है, या फिर 0.01। हम सबसे जो केमिकल यूज होता है जनरली प्लांट पैथोलॉजी में, दैट इज कार्बेंडाजिम के नाम, तो उसका हम 0.01%, मतलब 1 ग्राम 10 लीटर में, इससे ज्यादा हम स्प्रे रिकमेंड नहीं करते,
क्योंकि इससे ज़्यादा अगर स्प्रे होगा तो आपकी मशरूम वाली फंगस को भी मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सारी जितने भी पहले आपको प्रिकॉशंस बताई, अगर ये सब आपने मतलब रखी हैं जहन में और इन सबको पूरे ट्रू स्पिरिट में अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है तो इस तरह की बीमारी आने का कोई चांस नहीं। अब कंपिटिटर मोड्स, कौन से वाले लोग जो बिना जिनको बुलाया नहीं गया था, जिनको नहीं बुलाया गया, मेरे जैसे बड़े लोग होते हैं जो इसी ताक में रहते हैं, चलो यार यहाँ अच्छा खाना बना है तो, है ना। जो हॉस्टल में हम रहते थे तो साइड में कहीं बुके वो होता था कोई बैंकेट हॉल वगैरह, तो बस अच्छे से कपड़े पहने तो वहाँ बारात में किसको पता चलता है कौन खा रहा है, वहाँ थोड़ी एक कोई आइडेंटिटी कार्ड थोड़ी चेक करता है, तो उधर कितने लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। तो वैसे ही ये वो लोग हैं जो ऐसे ही घुसे हैं। तो अगर हम बाहर गेट पे अच्छा कंट्रोल नहीं रखेंगे, जो हमारा होटल के बाहर वो देख लेता है कि यार ये बंदे ऐसे चल 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 चलो बाहर, है ना, तो हमारा जो पहरेदार होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पहरेदार कौन है, आप खुद ही पहरेदार हो, है ना। तो ये कंप्यूटर मोड्स ये तभी आएंगे जब आप इनको आने दोगे। ये आपकी जितनी भी बीमारियां आएंगी, जितनी भी कंप्यूटर मोड्स आएंगे, ये आपकी गलती की वजह से आएंगे। और अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही की तो नुकसान आपका ही होगा, और आपने जितनी पहले मेहनत की है, जितना उसमें सरमाया लगाया है, वो सब आपका बेकार चला जाएगा, ठीक है। जब प्लांट टिश्यू मतलब जो आपने वीट स्ट्रॉ लिया है, पैडी स्ट्रॉ लिया है, यही दो मेन है ना, इन्हीं पे हमारा कंपोस्ट बनता है। इसमें अगर किसी तरह का भी इनकी अपनी इन्फेक्शन है तो हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपोस्टिंग ज्यादा टेम्परेचर वाली कंपोस्टिंग नहीं होगी, थर्मल मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा नहीं गया तो हो सकता है वो फंगस भी उसके साथ ही आ जाए, है ना, कंपोस्ट में रहे और बाद में आपको परेशानी का सबब बने, ठीक है। तो इसलिए जो आपका प्लांट सरफेस है उस पर किसी तरह का कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपने ये देखना है कि जो चावल हैं वो अच्छी किस्म के हो, साफ हो। चावल पकाने से पहले उसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो ये चावल का वो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद किसके साथ आते हैं, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी फंगस होती हैं, क्योंकि कंपोस्टिंग में हमारा टेम्परेचर जो है 55, 60, 75 डिग्री तक जाता है, तभी फर्मेंटेशन प्रॉपर होती है। लेकिन कुछ ऐसी फंगस हैं जो थर्मोफिलिक होती हैं, जो उस उतने टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कंपोस्टिंग के लिए सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ हो। फॉल्टी स्पॉन, स्पॉन आपने स्पॉन तो सुना होगा ना, आपने स्पॉन का भी लेक्चर हुआ होगा। स्पॉन क्या है, मान लो कि बीज है, बीज नहीं है जबकि वो, क्योंकि एक सीड में साइंटिफिकली स्पीकिंग उसमें एम्ब्रियो होता है ना, तो स्पॉन में तो एम्ब्रियो नहीं होता है। स्पॉन लिटरली मींस टू एक्सपैंड, उसको हम फैलाते हैं। किसी भी माइसीलियम को फैलाना स्पॉन, स्पॉन है लैटिन वर्ड से एस्पानेज, है ना, फैलाना। हम किसको, हम अगर ज्यादातर स्पॉन जो है वो गंदम के दानों पे बनाया जाता है ना। तो गंदम में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, स्टार्च हम जो मशरूम का माइसीलियम है, जो फंगस का माइसीलियम है, उसको स्टार्च दे रहे हैं गंदम के दानों। फिर उसके बाद हम उसी माइसीलियम को किसमें डाल रहे हैं, कंपोस्ट में। वो वहां से अपनी वहां फैलना शुरू कर देगा और वहां से अपनी जो गिजा है वो वहां से लेगा, है ना। उसको तो अपने न्यूट्रिशन से मतलब है, तो वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम स्पॉन के थ्रू सिर्फ माइसीलियम को फैलाएं। अगर उसमें माइसीलियम कोई किसी दूसरी अनवांटेड, है ना, कंप्यूटर मोल्ड का या किसी डिजीज का, अगर उसमें माइसीलियम चला गया, उसमें अगर स्पोर चला गया तो वो भी फैलेगा, क्योंकि खाना तो कॉमन है ना, खाना तो कॉमन है। तो इसलिए स्पॉन जब आपने लेना है तो ये देखना है कि उसमें किसी तरह की भी कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हो। स्पॉन हमेशा पूरा सफेद मतलब वो होना चाहिए। उसमें अगर कोई भी आपको धब्बा दिख रहा है काले रंग का, पीले रंग का, कुछ सब्ज रंग का, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कंटेमिनेशन हो सकती है। हो सकता है जो देने वाला है उसको तो बेचना है अपना स्पॉन, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, इतना सा तो है, कुछ नहीं, चलता है। लेकिन स्पॉन क्या है, फैलाता है। स्पॉन सीड नहीं है।
अगर मान लिया कि आप दूसरी फसलों में और उसमें यही फर्क है, दूसरी फसलों में अगर आपके अगर आपने 100 बीज अगर आपने बोए तो उसमें 5 सीड हो सकता है उसमें जर्मिनेशन नहीं हो, तो आपको नुकसान कितना हुआ? सिर्फ उन्हीं 5 बीजों का हुआ जो फसल के उसमें नहीं बने, जो जर्मिनेट नहीं किए। बाकी 95 तो आपके बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा सा भी अगर स्पॉट होगा, कंटेमिनेशन होगी, तो वो फैलेगी, है ना। स्पॉन मीन्स फैलना, फैलाव, तो फैलेगी। वो जो फैलेगी तो आपकी बाकी, क्योंकि ये वाला जो आपका मेहमान है ये बड़ा नाजुक है, वो उसको बोलेगी चल चुप करके बैठ, वो तो उसको बैठा देगी और वो खुद सारा खाना खा जाएगी। जब वो खुद खाना खा जाएगी तो आपकी जो आपकी गर्ज थी कि आप उसका फ्रूट चाहते थे वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अनट्रीटेड केसिंग सॉइल, जो आपने केसिंग जो लगाई है, केसिंग के थ्रू भी जो ऐसे लोग जिनको नहीं आने देना था आपने, वो आ सकते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर्स या जो डिजीज है उसके आपके जरासीम वो आ सकते हैं। अब ये कंपिटिटर मोल्ड्स, ये वो लोग हैं जिनको दावत पे नहीं बुलाया गया, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से गेट के पीछे से कहीं ना कहीं से आ गए, ठीक है ना। और वहां से उन्होंने अब इतना खाना शुरू कर दिया कि जो हमारा असल मेहमान था उसको चुप करके बिठा दिया। ये है ग्रीन मोल्ड, है ना। ये अब देखो ये उसको पूरा खा जाएगी। वैसे ये जो मोल्ड्स होती हैं ये ज्यादातर फ्रूट बॉडी तक नहीं पहुंचती हैं, ये पहले ही नहीं आने देती उनको। ये कंपोस्ट जो आपने बनाया है, कंपोस्ट में ही लग के उसका सारा न्यूट्रिशन ले जाती है, ठीक है। ये मोल्ड्स हैं, ये भी एक तरह की फंगस है, ये बीमारियां नहीं है, है ना। ये बीमारियां नहीं, बीमारियां आएंगी आपकी फ्रूट बॉडी पे, फ्रूट बॉडी पे इतना नहीं आएगी, ये ज्यादा कंपोस्ट पे ही आएगी। ग्रीन मोल्ड है। फॉल्स ट्रफल, देखो जिसने फ्रूट बनने ही नहीं दिया और आपका जो कंपोस्ट पे आपको ऐसे लगेगा कि ये हमारा सही से स्पॉन रन हो रहा है, लेकिन ये थ्रू एक्सपीरियंस पता चलता है कि स्पॉन रन का माइसीलियम किस तरह का होता है और फॉल्स ट्रफल का माइसीलियम किस तरह से होता है। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ये आपको फॉल्स ट्रफल है। इसमें भी यही है कि जैसे ही आए आप इमीडिएटली जो लिफाफा है उसको अलग कर दो, दूर कर दो, ताकि वो फैले नहीं, क्योंकि कंट्रोल्ड है, इंडोर क्रॉपिंग है, बड़ी जल्दी फैलेगा। इसमें भी लो टेम्परेचर है ना, सभी में यही रहेगा। 14 से 16 में ये कंप्यूटर मोल्ड्स, बीमारियां, इनको इतना अच्छा नहीं लगता है। जब किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो वो अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, है ना। तो हमारे साथ बेनिफिट है कि जो मशरूम, खासकर बटन मशरूम की जो फंगस है, इसमें टेम्परेचर इसको फ्रूटिंग के लिए बहुत कम चाहिए, तो इसलिए अगर हम टेम्परेचर हमारा कंट्रोल में रखेंगे तो कंप्यूटर मोल्ड्स कम आएंगे। वही बात है, कंपोस्ट केसिंग अच्छे से पास्चराइज होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। कंपोस्ट में अमोनिया नहीं होना चाहिए, pH 7.2 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, है ना। फॉर्मलिन आपको पता होगा, जब हम केसिंग करते हैं तो भी हम फॉर्मलिन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मलिन का फ्यूमिगेटिव एक्शन होता है। इसके मतलब आप समझ लो कि इसमें गैस एक बनती है और वो गैस पूरे फैलती है। जब हम रूम्स को स्टरलाइज करते हैं, रूम की सफाई करते हैं, तो उस टाइम भी हम फॉर्मलिन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जब हम केसिंग कर रहे हैं तो उस टाइम उसको कवर कर दें तो फॉर्मलिन से वो नहीं है। रिमूव स्टम्प एंड डेड मशरूम्स, वही मैंने कहा कि अगर कोई बीमार है या कोई खराब, तो बीमार लोगों को अलग कर दो, है ना। ये ठीक बात, इलाज करना चाहिए कि बीमारियों को अलग कर देना चाहिए। बीमारी फैले नहीं इसलिए अलग ही करना पड़ेगा उनको, है ना। क्योंकि उसके बाद स्प्रे डाइथेन अर्बेरिस्टिन से ये नहीं करना चाहिए। कुक आउट एट द एंड ऑफ, जब आपका मेहमान चला जाए, अब अगला मेहमान आना है ना। हो सकता है आप 2 या 3 क्रॉप्स लो, तो फिर उसके बाद फिर से कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर लें। प्लास्टर मोल्ड, प्लास्टर की तरह ये आ जाता है, जैसे हम प्लास्टर करते हैं ना घरों पे, दीवारों पे प्लास्टर, तो ये भी प्लास्टर की तरह होता है। इसका भी मैनेजमेंट वही, कंपोस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट ठीक होना चाहिए, और अगर कहीं पे आ रहा है तो आप फॉर्मलिन, हमेशा फॉर्मलिन का इस्तेमाल करो, क्योंकि फॉर्मलिन एक तरह की गैस है, वो उड़ जाती है, उससे
वो जब नहीं रहेगी आपके उस मशरूम को भी नुकसान नहीं करेगी और खाने वाले को भी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि उसका फ्यूमिगेटिव एक्शन है, उसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। व्हाइट प्लास्टर मोल्ड, इसमें भी सफेद रंग का प्लास्टर की तरह बन जाएगा। येलो मोल्ड्स, ये है, मैं ये आपको बोल रहा था इंकी कैप्स, ये कोपराइनस है ना, जब आप कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें भी ये आती हैं। उसके बाद ये नुकसान ऐसा कुछ नहीं करती कि कोई बीमारी, क्योंकि इसकी फ्रूट बॉडी आती है, आप इसको मतलब जिन बैग्स में ये आ रही हो उन बैग्स को कोई आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैलती नहीं है, इनकी कैप्स फैलते नहीं है, ये कंपोस्ट के साथ आते हैं, केसिंग के साथ आ सकते हैं। आप इनको जड़ से आप निकाल के इनको बाहर फेंकते जाओ, ठीक है ना। इसके लिए ये कब होता है, जब इसमें अमोनिया ज्यादा हो, या हम थर्ड टर्निंग में जब जिप्सम डालते हैं, अगर हमने जिप्सम प्रॉपर नहीं डाला है तो उससे भी ये जो इनकी कैप्स हैं वो आते हैं। ओलिव ग्रीन मोल्ड, ये भी, ये सारी मोल्ड्स हैं ना, ये देखिए ग्रीन मोल्ड, ये भी केसिंग पे आया है, आपके उस पे नहीं आएगा, ये फ्रूट बॉडीज पे नहीं आएगा, क्योंकि ये डिजीज नहीं है, ये कंप्यूटर मोल्ड है, इसलिए उसी पे आएगा। सिनेमन ब्राउन मोल्ड, ये भी, अब ये बैक्टीरिया वाली बीमारी है। बैक्टीरिया की वो कैसे पहचान होती है कि बैक्टीरिया में आपको पता है एक स्लाइम सा निकलता है ना, थोड़ा सा लेस जैसा जिसको बोलते हैं, मतलब चिपचिपा जैसा हो जाता है। तो ये भी अगर आपका 85% से, और बैक्टीरिया हमेशा ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस में आता है ना, जैसे हमें अगर कहीं चोट लगती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसको खासकर बरसात में इसको खुला रखो, इसको पट्टी नहीं करना, पट्टी करोगे तो क्या होगा, पस पड़ जाएगी, है ना, वो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में पस दिखती है। हमारे प्लांट पैथोलॉजी में भी उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, ऊस टेस्ट से, है ना, क्योंकि उसमें पस जैसे निकलती है। तो इसी तरह से इसमें भी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पस पड़ जाएगी, तो इसलिए आपने जो ह्यूमिडिटी है वो कम रखनी है, 75 to 80%। हाई टेम्परेचर बियॉन्ड 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बैक्टीरिया को काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो टेम्परेचर आपने वही 14 से 16 के अगर बीच में रहेगा तो इस तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। ड्राई मशरूम्स आफ्टर वाटरिंग से स्टडी है टेम्परेचर, है सुखाना है, मशरूम सूखी होनी चाहिए। वही अगर जख्म कहीं आया है तो उसको खुला रखना है, अगर बरसात के दिन है ना। रूटीन वाटरिंग विद क्लोरीनेटेड, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एंटीबैक्टीरियल काम करता है। अब एबायोटिक डिसऑर्डर, ठंड ज्यादा लग गई, गर्मी ज्यादा हो गई, यहाँ से अगर आपको मई जून में जो कश्मीर में रहते हैं अगर जाएंगे वहां तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जब वो पेपर देने बैठेंगे तो हो सकता है उनको आता हो, इतनी गर्मी है यहाँ क्या पेपर देंगे ये, है ना। और अगर वहीं एसी लग जाएगा तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सब हैं जो जिनके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है और जिनको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, इरेटिक टेम्परेचर, ज्यादा ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग स्टाइप, आपकी जो स्टाइप है ना नीचे वाला, तो उसका आप समझो डंडी उसकी ना नीचे वाला, वो लंबी हो जाएगी। वो कब होगा, जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी। आपने देखा होगा मशरूम ज्यादा लंबी हो जाती है, ऊपर से उसकी टोपी उतनी ही रहती है लेकिन वो लंबी हो जाती है अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं। स्ट्रोमा फॉर्मेशन, स्ट्रोमा मतलब आपका एक वहाँ पे हार्ड सी एक लेयर बन जाती है, हार्ड लेयर बन गई तो आप थोड़ा सा उसको खुरेज के उसके ऊपर, इसका मतलब स्ट्रोमा बन रहा है, इसका मतलब आपकी केसिंग प्रॉपर नहीं हुई, जो माइसीनियम है वो ऊपर तक आ गया है, क्योंकि आपकी केसिंग में न्यूट्रिएंट था, तो इसलिए स्ट्रोमा बनता है। तो आप उसको खरोच के ऊपर से थोड़ी सी और केसिंग लेयर लगाओ ताकि उसको स्ट्रेस जो है वो प्रॉपर हो जाए। रोज कॉम, अगर कुछ लोग भट्टी जलाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लकड़ी जलाएंगे अंदर, तो उसमें गैस उससे बनती है, तो उससे रोज कॉम एक मैं बताऊंगा आगे उसकी फोटो, इस तरह की मशरूम की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। ये सब आप ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा, इसमें किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है ना। हार्ड गिल, क्लम्पिंग, एक साथ बड़ी सारी मशरूम जो इकट्ठी निकलती है। मास स्पिनिंग, जब
पिनिंग के लिए ज़्यादा कंड्यूसिव होगा। वैसे पिनिंग अगर ज़्यादा आ रही है तो कोई परेशानी का सबब नहीं होती है, क्योंकि 90% जो पिन्स हैं वो मैच्योर होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम उसको ज़्यादा स्प्रे तेज़ देके हम जिनको मैच्योर होना भी होता है हम उनको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखें। इसके लिए क्रैक्ड मशरूम, अगर ठंडी हवा अंदर आएगी तो उसकी जो बॉडी होगी, सरफेस होगा, उस पर ऐसे स्केल जैसे बन जाएंगे, सूखा सूखा लगेगा कि सूख गई है मशरूम। डर्टी मशरूम, अगर आपने जब पानी दिया तो आपने इतनी तेज पानी दिया कि जो केसिंग सॉइल थी वो उसके साथ चिपक गई, उसके कारण भी ये हो सकता है। अगर आपने पानी ज़्यादा दिया तो मशरूम में, क्योंकि मशरूम कहाँ से पानी सोखेगी, आपके केसिंग सॉइल से ही सोखेगी। अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी दोगे तो उसमें भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो पहले वाला वो रोज कॉम का है, स्केली है ना, स्केली सूख गई है, वो इसी वजह से सूखी है। अगर ठंडी हवा लगेगी, आप देखोगे कि जिस भी कमरे में जहाँ हमने रखा होता है वेंटिलेशन हम देते हैं, अगर हम जो कमरा खोलते हैं जहाँ उसका दरवाज़ा होता है, दरवाजे के सामने वाले जो बैग्स होते हैं उस पर इस तरह की ज़्यादा फ्रूट बॉडीज बनती हैं जो सूखी होती है। फ्यूज मशरूम आपस में जुड़ी होती हैं, तो जोड़े जो हैं तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा बंचिंग हो जाएगी, क्लम्प्स ज़्यादा निकलेंगे। ये कई बार स्ट्रेन का भी अपना अपना कैरेक्टर होता है ना, हो सकता है ये स्ट्रेन का भी कैरेक्टर ऐसे ऐसे रखा होता है ना गंदा सा। तो अगर गंदा रखोगे तो फिर हीरो से जीरो बन जाते हैं। अब थोड़े से कीड़े तो ज़्यादा, कीड़े कैसे आएंगे, कीड़ों के साथ फायदा क्या है? प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में यही एक प्लांट पैथोलॉजी के साथ नुकसान ये है कि कीड़ा आपको दिखता है, तो फार्मर को कीड़ा दिखता है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जो जरासीम है वो माइक्रोब्स होते हैं वो दिखते नहीं है, वो नुकसान जबकि ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आती। जब तक उसको समझ आती है तब तक नुकसान हो गया होता है, लेकिन कीड़ा उसको दिख जाता है तो इसलिए वो फटक से, इसीलिए ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल इसीलिए होता है ना। लेकिन जो कीड़े हैं वो अगर आपने कमरा पूरा अच्छे से बंद रखा है, सब कुछ वेंटिलेशन प्रॉपर, लेकिन जाली वगैरह लगाई हुई है, तो कीड़ा तो अंदर आ ही नहीं सकता है ना। अगर उसका लार्वा आया भी है तो जितना अंदर एक बार आ चुका है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये कुछ हैं इसमें 3 तरह के आते हैं। एक तो स्कारलेट फ्लाई आती है, ये तो देखने में बड़ी लग रही है लेकिन बिल्कुल छोटी होती है। तो एक ये फॉरेड फ्लाई आती है और एक सिकेड, ये तीन तरह की फ्लाईज आती हैं। इनको रोकने के लिए ये है कि आप अच्छे से साफ सफाई रखो उसके आसपास। स्टिकी ट्रैप्स लगा सकते हो आप ना, पीले रंग के या अलग अलग रंगों के आते हैं, तो उसको वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, वो सारे आ जाएंगे तो फिर आप ट्रैप बाहर फेंक के आ सकते हो। केमिकल नहीं, आपने कोशिश करनी है कि केमिकल नहीं यूज़ करो इसमें, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना भी पड़े तो मैलाथियन 0.02%, मैलाथियन वैसे तो बैंड है लेकिन मिलता है ये बाजार में। वैसे कोशिश करनी कि नहीं, अगर आप पूरा हाइजीन मेंटेन करोगे तो ये कीड़े नहीं आते हैं। तो इसमें भी 0.02% हो गया। 2 ml 10 लीटर में, मतलब बिल्कुल हल्की कंसंट्रेशन का ये आपने डालना है ना। आप जब भी एंटर कर रहे हो पहले कोशिश करो कि सिर्फ 1 या 2 आदमी जिसको अंदर काम है, मतलब वो कोई शोरूम नहीं होना चाहिए आपका क्रॉपिंग में, हर कोई आ रहा है तो वहाँ देखने के लिए, देखने का वो कोई देखने की जगह नहीं है ना। जिसको काम करना है सिर्फ वही जाएगा, वो भी अगर उसको शूज़ पहन के जाना है या जिससे भी उसने साफ सफाई करनी है, वो जो अगर, वैसे तो हम उसको पिकिंग के लिए हाथ से ही रिकमेंड करते हैं, तो उसके बाद जो काटना भी है तो वो चाकू भी फॉर्मलिन से अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किया हो। और रूम के अंदर जाना है तो जो चप्पल जूता जो भी पहना है उसको भी अच्छे से आपने फॉर्मलिन, मतलब अगर आप रख लोगे वहाँ पे एक सॉल्यूशन बना के उसके अंदर वो पैर डिप करके फिर ही अंदर जाए। कंपोस्ट, अब एक पूरा उसका जिस कंपोस्ट हमेशा आपने सीमेंट के फ्लोर पे बनाने हैं। स्पॉनिंग जो करनी है वो भी साफ वो जगह होनी चाहिए जहाँ आपकी स्पॉनिंग हो। कमरे में रखने से पहले आपने फॉर्मलिन के 2% स्प्रे से उसको कमरे को अच्छे से कर लेना है, डिसइंफेक्ट कर लेना है। जो जूते हैं अगर अंदर लेके जाने हैं आपने जूते, तो वो भी फॉर्मलिन से आपने अच्छे से, मतलब जूतों को उसमें डुबो लेना है। जिस भी टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको फॉर्मलिन से अच्छे से साफ कर लेना है।
कुछ भी मशरूम के अगर कुछ आपने जब भी मशरूम को निकालना है, क्योंकि जड़ तो इसकी कोई गहरी जड़ नहीं होती है, वो ऊपर ही होती है, लेकिन कोई भी उसका हिस्सा बैग में नहीं रहना चाहिए। अगर बैग में रहेगा तो उसमें और बीमारी या वो कंप्यूटर मोड्स आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए पूरा उसको निकालना है तो पूरा आपने उसको पूरा निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो डिजीज जो मशरूम है अगर आपको मिली तो उसको फार्मलिन के सोल्यूशन में डाल के आपने दूर कहीं फेंकाना है, ठीक है। और स्पेंट जो कंपोस्ट है जो आपने एक बार जिसमें से ले ली, क्रॉप ले ली, तो अगले साल तो उसको आप खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना सकते हो, लेकिन जो वो जगह जहाँ भी आपने वर्मी कंपोस्ट बनाना है वो दूर होना चाहिए। अगर पास होगा तो हो सकता है उससे जरासीम फिर से आपके क्रॉप में आ जाए, है ना। जब आपका क्रॉप खत्म हो जाती है तो आपने अच्छे से जितनी भी ट्रेज हैं, लिफाफे तो हम दोबारा रीयूज़ नहीं करते, लेकिन अगर वुडन ट्रेज है तो उसको आपने अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेना। और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ नीम स्प्रेज ऐसे आते हैं खासकर इंसेक्ट्स के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। केमिकल नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सैनिटेशन, हाइजीन। तो आप जितना जो मशरूम का काम है, जो मशरूम का बिजनेस है, वो पूरी तरह से इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करें। जितनी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करोगे उतना आपका क्रॉप जो है वो ज़्यादा हाइजीन, ठीक है। शुक्रिया। चलो मैंने थैंक यू। जितना काम करेगा, अगर हमारे भी वहाँ पे जो पिछले इसको रूही को पता है, समूना को पता है, वहाँ एक अशोक करके है, तो वो पिछले 15-16 साल से काम कर रहा है। क्योंकि मैं तो काम नहीं करता ना, मैं तो सिर्फ Friends, as you know, when he joined the Scotch J, he is a professor in that university, and since he joined that university, from that beginning, he is associated and he is making some revolution in the mushroom production. As you know. Dr. Saab in Scotch J, Professor Chief Scientist there in the Scotch J, and his contribution is lot of, and especially in the mushrooms. Mushroom, his contribution is very much. We cannot express here that much, Dr. Saab. And I would like to tell something that when I got the opportunity to attend a training program at Pantnagar Agriculture University with him for 21 days training program, he was with me. So I have got some much more and deep experience with his habits, and very excellent and very marvelous scientist. ऐसा है नहीं। चलो मैं नहीं, आप देखिए अपनी तारीफ ये खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन बट आई नो हिम दैट ही इज अ वेरी। मैं डॉक्टर साहब के साथ 2005 में जी अटेंड की। हाँ, 2005 मतलब कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 18-19 साल। और तब ये काम कर रहे थे मशरूम पे। तो वेरी नाइस, इट इज प्राउड ऑफ अवर डिवीजन दैट यू केम हियर एंड Dr. Saab is with us. Dr. Sachin Gupta from Scotch Jammu, Chief Scientist, he is with us. So we are very fortunate, Dr. Saab, to have you with us. Thank you, sir. So thank you, sir. Thank you very much for this nice lecture. हाँ, अगर करना है